हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन पॉलिटिकल साइंस क्लास। बच्चों, आज अपन यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक लेंगे जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम का बच्चों टाइम पीरियड था 1748 से लेकर के 1832 तक। सबसे पहले अपन जर्मी बेंथम के बारे में जो है उनका जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। जर्मी बेंथम का जन्म बच्चों लंदन में 1748 ईस्वी में बहुत ही एक संपन्न वकील घराने में हुआ था। वह बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, यानी जर्मी बेंथम जो थे वो बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे और एक अध्ययनशील जो प्रवृत्ति थी वो उनके अंदर जो थी वो शैशवावस्था में ही उनके अंदर थी कि उन्होंने बहुत सारी जो भाषाएं हैं उसका भी उनको ज्ञान जो था वो उन्होंने बचपन में जो है वो प्राप्त कर लिया था। बेंथम को एक बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है, यानी उन्होंने समाज में जो है बहुत सारे सुधार किए, इसलिए उनको प्रमुख समाज सुधारक जो है वो भी कहा जाता है। तथा उन्होंने जो है वो उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है वो दिया, यानी उपयोगितावाद सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो जर्मी बेंथम ने किया था, इसलिए उनकी सबसे बड़ी जो देन थी वो उपयोगितावाद का सिद्धांत था। बेंथम बच्चों मनोवैज्ञानिक सुखवाद का जो सिद्धांत है वो भी उन्होंने प्रतिपादित किया, यानी उपयोगितावाद का जो सिद्धांत था वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत पर आधारित था। तो ये एक तरह से जो मनोवैज्ञानिक सुखवाद है उसके सिद्धांत पर भी आधारित था। ऐसा कहा जाता है बच्चों कि उपयोगितावाद का जो जनक है वो जर्मी बेंथम था, यानी जर्मी बेंथम को उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है। तथा उसका बड़ा यह उपयोगितावाद का ये बहुत ही प्रबल प्रतिपादक के रूप में भी इनको जाना जाता था। बेंथम जो था बच्चों, इन्होंने वकालत का पेशा जो है शुरू किया है, क्योंकि इनका जन्म जो था ये वकील घराने में हुआ था, इसलिए इन्होंने भी जो है वो वकालत की शिक्षा प्राप्त की और पेशे के रूप में उसको अपनाया। और ये इंग्लैंड के जो है या लंदन के जो है बहुत ही सर्वोच्च न्यायाधीश के पद के रूप में भी इन्होंने काम किया था। तो ये था बेंथम का जीवन परिचय। अब अपन बेंथम के द्वारा लिखी गई उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, बेंथम के द्वारा लिखी गई उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं या जो पुस्तकें हैं उनमें सबसे पहले उनकी जो लिखी गई पुस्तक है वो है फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, जो उन्होंने लिखी 1776 में। नेक्स्ट है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, ये 1789 में जो है वो प्रकाशित हुई थी उनकी पुस्तक। नेक्स्ट है डिस्कोर्सेज ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन, ये 1802 में प्रकाशित हुई थी। फिर नेक्स्ट है उनकी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स, 1811 में ये प्रकाशित हुई थी। फिर नेक्स्ट है उनकी पुस्तक इमेंसिपेट योर कॉलोनीज, ये 1783 में जो है प्रकाशित हुई। इमेंसिपेट योर कॉलोनीज ये 1783 में जो है वो प्रकाशित हुई थी। फिर लास्ट उनकी है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो ये थी उनके द्वारा लिखी गई उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं या उनकी पुस्तकें। एग्ज़ाम में कोई भी दो पुस्तकों के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखनी है कि बेंथम के द्वारा लिखी गई उनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। तो उनकी सबसे प्रमुख रचना जो है वो फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट जो है वो है। फिर है उनकी जो प्रमुख रचना वो है डिस्कोर्सेज ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन भी है, और जो है एन इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स लॉ एंड लेजिस्लेशन जो है ये भी इनकी प्रमुख पुस्तक है। तो ये जो इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं उसके बारे में आपको बड़ा ही जो है वो ध्यान में रखना है और उसको याद रखना है। अब अपन लेंगे बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत, बेंथम्स थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। बच्चों,
उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है या उपयोगितावाद जो है वो मूलतः जो है ये स्वभाव से जो है वो एक नैतिक या आचार संबंधी सिद्धांत है, यानी इथिकल थ्योरी है, जिसको कि बेंथम ने राजनीति के क्षेत्र में लागू किया। यानी उपयोगितावाद जो है ये मूलतः जो है वो एक नैतिक या आचार संबंधी सिद्धांत है और इसको राजनीति के क्षेत्र में लागू करने वाला जो विचारक है वो बेंथम है। उपयोगितावाद को लागू करने वाला विचारक कौन है? बेंथम है। तो राजनीति के क्षेत्र में इसने इसको उपयोगितावाद को जो है वो लागू किया था, इसीलिए बेंथम को जो है उपयोगितावाद का जनक या उपयोगितावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। बच्चों, यद्यपि बेंथम से पहले जो है या पूर्व जो है वो हचेसन जो था उसने सबसे पहले अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का जो नामक वाक्य है, इस वाक्य का प्रयोग जो है सबसे पहले हचेसन ने किया था और हचेसन के बाद में इस वाक्य को जो है वो प्रिस्टले ने शासन की जो नीतियां हैं उसके आधार के रूप में, शासन की नीतियों के आधार के रूप में इस वाक्य का जो है उसने भी उसका समर्थन किया या उसको सपोर्ट है वो किया, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के जो सिद्धांत है उसको। तो बेंथम जो है उसने उपयोगितावाद का अर्थ बताते हुए यह कहा है कि उपयोगितावाद जो है वो एक ऐसा सिद्धांत है जिसके कि आधार पर किसी भी प्रकार के कार्य को जो है वो उचित या अनुचित जो है वो ठहराया जा सकता है कि कौन सा कार्य उचित है या अनुचित है। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जो है वो यह सिद्धांत जो है वो संबंधित व्यक्ति यानी जो व्यक्ति जिस काम को कर रहा है उस कार्य से संबंधित जो व्यक्ति है उसके सुख में वृद्धि या दुख में कमी जो है वो करता है। यानी जो उपयोगितावाद का सिद्धांत जो है वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत पर आधारित है कि वह जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो है वो कोई भी काम करने में कितने सुख का अनुभव होता है या उसको उसमें कितना दुख की जो है वो कमी महसूस होती है, इस सिद्धांत के आधार पर यह जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है वो आधारित है। बच्चों, बेंथम अपनी जो पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन उसमें मानव जीवन के वह दो स्वामी बताता है, सुख और दुख। यानी बेंथम जो है वो उसका ये मानना है कि हर मानव जो है उसके जीवन के दो स्वामी होते हैं, सुख और दुख। कि मनुष्य जो है वो उसी काम को ज़्यादा करता है जिसमें कि उसको सुख की अनुभूति होती है और उस काम को करने से बचना चाहता है जिसमें कि उसको दुखों की अनुभूति ज़्यादा होती है। तो बेंथम जो है वो कह रहा है कि मनुष्य का जो मूल स्वभाव है कि वह सुख ज़्यादा चाहता है और हमेशा दुखों से बचना चाहता है। बच्चों, बेंथम के जो अनुयायी थे उसके बाद उसके जो अनुयायी थे उन्होंने इस उपयोगितावाद के सिद्धांत को जो है वो विकसित किया। वो उसके अनुयायी थे जेम्स मिल, जॉन ऑस्टिन और जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसने कि उसके इस उपयोगितावाद के सिद्धांत को विकसित किया। बच्चों, प्रिस्टले की जो पुस्तक है बेंथम की जो पुस्तक थी ऐसे ऑन गवर्नमेंट, ऐसे ऑन जो गवर्नमेंट है वो प्रिस्टले के द्वारा लिखी गई थी। ऐसे ऑन गवर्नमेंट जो पुस्तक लिखी थी प्रिस्टले ने, उसकी इस पुस्तक का जो है वो बेंथम के जीवन पर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था और ये इस प्रकार से जो है वो उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है वो आधारित है उसके अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत पर आधारित है। बच्चों, बेंथम की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उसने सुखवाद पर आधारित जो उपयोगितावाद है उसकी परंपरा को एक व्यवस्थित और एक शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में उसने इस सिद्धांत को दिया और उसको राजनीति के एक प्रभावशाली सिद्धांत के रूप में उसको स्थापित कर दिया। उसकी इसी देन के कारण ही इसको उपयोगितावाद का जनक या प्रवर्तक जो है वो कहा जाता है और उसके बाद इस सिद्धांत को जो है वो उसके इस अनुयायियों ने जो है वो विकसित किया था।
अब अपन लेंगे उपयोगितावाद के जो सिद्धांत है उसमें सबसे पहले आता है सुखवादी नैतिकता का समर्थन। बच्चों, सुखवादी जो नैतिकता का समर्थन है उसके अनुसार जो बेंथम ये कह रहा है कि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति होती है कि मानव जो है या मनुष्य जो है उसकी मूल प्रवृत्ति यही होती है कि वह सुखवादी है, यानी वो सुख जो है वो ज़्यादा चाहता है और इसी के आधार पर, यानी इसी सुखवादी जो सिद्धांत है उसके आधार पर ही वो उचित और नैतिक सिद्धांत जो है उसको स्थापित किया जा सकता है। यानी जो सुखवादी जो है प्रवृत्ति है, मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति है सुखवादी, उसी के आधार पर जो है वो उचित और नैतिक सिद्धांत है उसको स्थापित कर सकते हैं। बेंथम ने अपने नैतिकता जो संबंधी जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को जो है वो इसी के आधार पर जो है उसने प्रकट किया और प्रकृति ने मानव जाति को जो है वो दो सत्ताधारी स्वामी जो है सुख और दुख में जो है वो बांट दिया। ये बेंथम जो है वो कहता है कि प्रकृति ने मनुष्य जाति को दो सत्ताधारी स्वामियों सुख और दुख में जो है वो बांट दिया था और उसको जो है सुख और दुख के जो शास्त्रीय शासन के अधीन, यानी सुख और दुख जो है उसको किसके अधीन रखा, शासन के अधीन, सरकार के अधीन रखा कि हमें जो है वो क्या करना चाहिए, इसका निर्देश या डायरेक्शन देना और हम क्या करें इसका जो निश्चय करना वो भी किसके हाथ में, शासन के हाथ में, यानी उन्हीं के हाथ में है। अब अपन लेंगे दूसरा, कार्य का औचित्य उसके व्यवहारिक परिणाम से है, कि कार्य का जो औचित्य है वो उसके जो व्यवहारिक परिणाम है उससे है। बच्चों, यदि किसी भी काम का जो उद्देश्य है, कोई भी काम करें या कार्य करें, उसका उद्देश्य अगर उचित हो, महान हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन उसका परिणाम कष्टकारी है, यानी वो किसी हमारे काम का नहीं है, अनुपयोगी है, तो वह काम या वह कार्य जो है वो अनुचित माना जाएगा। हमेशा हम केवल बच्चों उन कार्यों को ही उचित मान सकते हैं जिसका कि परिणाम सुखकारी होता है और इस प्रकार किसी भी कार्य का उचित जो है औचित्य जो है, किसी भी काम का कोई औचित्य है वो उसके व्यवहारिक परिणाम से हम जो है वो ज्ञात कर सकते हैं या उसका जो है वो पता लगा सकते हैं कि कोई भी काम जो है वो कैसा है, सही है या गलत है। दूसरा फिर नेक्स्ट है सुख दुख का वर्गीकरण। बच्चों, बेंथम ने जो है वो सुख और दुख को जो है वो दो भागों में बांटा, सामान्य सुख और सामान्य दुख। तो सामान्य सुख को जो है वो 14 प्रकार के जो है उसके बताए हैं कि 14 प्रकार के सुख होते हैं, जैसे इंद्रिय सुख, वैभव सुख, कौशल, मित्रता का, यश का, शक्ति या उपासना का, कल्पना करने का सुख, कोई धार्मिक सुख, दया का सुख, किसी के प्रति दया करने से जो सुख मिलता है वो, निर्दयता का सुख, स्मृति का सुख और आशा का सुख, संपर्क का सुख और सहायता का सुख। तो इस प्रकार से उसने 14 सुखों के जो है वो भेद बताए हैं। वहीं वह 12 प्रकार के सामान्य दुख बताता है, जैसे दरिद्रता का दुख, भावना का, हिचकिचाहट का, शत्रुता का, अपयश का, धार्मिकता का, दया का, निर्दयता का, स्मृति का, कल्पना का, आशा का और संपर्क का। तो ये इस प्रकार से उसने जो है सामान्य सुख और सामान्य दुख जो है वो बताए हैं, यानी सुख और दुखों का वर्गीकरण उसने इस प्रकार से किया है। अब हम लेंगे सुख या दुख के स्रोत। बच्चों, बेंथम ने जो है वो 5 प्रकार के जो है वो सुख और दुख के स्रोत बताए हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा राजनीतिक स्रोत, तीसरा नैतिक स्रोत, चौथा लौकिक स्रोत और पांचवा जो है वो है धार्मिक स्रोत। सुख में अंतर गुण का नहीं मात्रा का होता है। बच्चों, बेंथम का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है ये भौतिकवादी सिद्धांत है। उसने विभिन्न सुखों में केवल मात्रात्मक जो अंतर है उसको ही वो स्वीकार करता है। वो कहता है कि जो सुख है उसमें मात्रा का जो अंतर है वो होता है, गुणों का अंतर है वो नहीं, यानी वो गुणों के अंतर को स्वीकार
नहीं करता है। वह कहता है कि सुखों में मात्रात्मक अंतर होने पर जो है वो हम उसकी नाप तोल कर सकते हैं, यानी सुखों को जो है उसको नापा जा सकता है, नाप तोल सकते हैं कि कौन सा सुख कार्य करने में हमें कितना सुख जो है वो प्राप्त होता है, क्योंकि विभिन्न जो सुख होते हैं उसमें गुणात्मक अंतर नहीं होता है। वह कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो सुख होते हैं उसमें गुणात्मक अंतर नहीं होता है। इस प्रकार से हम गुणों की दृष्टि से अगर देखें तो एक सुख को दूसरे सुख से जो है वो हीन या श्रेष्ठ नहीं कह सकते हैं। गुण की अगर दृष्टि से भी सभी सुख समान होते हैं, यानी वो कहता है कि गुणों की दृष्टि से जो सभी सुख है वो समान होते हैं। वहीं बेंथम कहता है कि सुखों में अंतर उनसे प्राप्त होने वाले आनंद की मात्रा का होता है, यानी वो कह रहा है कि सुखों में जो अंतर है वो हमें जो है वो उसके जो है वो प्राप्त होने वाला जो आनंद है उसकी मात्रा का होता है। अतः वो कह रहा है कि इस आधार पर हम सुखों की तुलना है वो कर सकते हैं, या सुखों की जो तुलना है वो की जा सकती है और उनकी मात्रात्मक जो श्रेष्ठता है उसको भी निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा सुख जो है वो कौन सा कार्य जो है वो करने से हमें कितना प्रकार का जो है वो सुख प्राप्त होता है। यानी सुखों की जो है वो मात्रा का या उसकी जो क्वालिटी है, उसके जो गुण हैं, उसकी जो श्रेष्ठता है उसको हम निर्धारित कर सकते हैं। यदि किसी भी स्थिति में दो विभिन्न कार्यों से समान मात्रा में अगर हमें सुख मिलता है तो वे दोनों जो कार्य होते हैं वे समान रूप से जो है वो उचित माने जाएंगे या श्रेष्ठ है वो माने जाएंगे। यानी वह कह रहा है कि यदि किसी भी स्थिति में, यानी कोई भी परिस्थिति हो, उसमें दो विभिन्न कार्य, दो अलग अलग प्रकार के जो काम हैं, कार्यों से अगर करने से कोई भी दो कार्य है वो अलग अलग कार्य है, उन कार्यों को करने से अगर हमें कोई समान जो है मात्रा में सुख मिलता है, उन दोनों ही कार्यों को करने से अगर समान मात्रा में एक जैसा सुख मिलता है तो वे दोनों ही जो काम हैं वो समान रूप से उचित या श्रेष्ठ माने जा सकते हैं या माने जाएंगे। वहीं बेंथम आपका एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि यदि सुख की मात्रा समान हो तो पुष्पिन यहाँ आया है एक बच्चों का खेल है। पुष्पिन क्या है? एक बच्चों का खेल है, वो भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य का पाठ। यानी बेंथम ये कह रहा है कि यदि सुख की मात्रा समान है, यानी सुखों में जो कोई भी काम करने से हमें अगर सुख समान मिल रहा है तो एक बच्चों का जो खेल है पुष्पिन, वो कार्य करने से भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ। यानी बच्चों का खेल और काव्य पाठ ये दोनों भी उतने ही श्रेष्ठ हैं जितना कि काव्य का पाठ, कोई भी कविता का पाठ पढ़ने में जो हमें आनंद आता है, मज़ा आता है या सुख मिलता है, ठीक उसी प्रकार जो है ये बच्चों का जो खेल है पुष्पिन, ये भी उतना ही अच्छा है, इसमें भी उतना ही आनंद या सुख जो है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट लेंगे सुख यानी प्रसन्नता तथा दुख यानी पीड़ा मापक यंत्र। बच्चों, बेंथम ने यहाँ सुखवादी जो मापक यंत्र है उसका आविष्कार किया है। उसने सुखवादी मापक यंत्र है उसको आविष्कार किया है, यानी सुखों के लिए एक यंत्र जो है वो उसने बताया है। कह रहा है कि निम्नलिखित कसौटियों के आधार पर जो है वो हम सुखों को माप सकते हैं, यानी उसकी नापतोल की जा सकती है। पहला है तीव्रता, फिर नेक्स्ट है अवधि या स्थिरता, ड्यूरेशन, निश्चितता या अनिश्चितता, और फिर है समीपता या दूरत्व, उत्पादकता, विशुद्धता और विस्तृत। तो इस प्रकार जो है ये निम्नलिखित जो कसौटियाँ उसके आधार पर सुखों को माप सकते हैं। उसकी तीव्रता, उसकी अवधि कितनी है और उसमें कितनी निश्चितता है या अनिश्चितता है, उसमें समीपता नियरनेस कितनी है या दूरत्व कितना, उत्पादकता उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, और विशुद्धता उसकी प्योरिटी कितनी है, और विस्तृतता वो कितना बड़ा है। तो इस आधार पर जो है वो सुखों को माप सकते हैं। उपयोगितावाद की विशेषता है। बेंथम के उपयोगितावाद है उसकी विशेषता यह है कि यह समाज की व्यक्तिवादी धारणा है। यानी बेंथम जो है वो इस धारणा को स्वीकार करता है कि उपयोगितावाद जो है वो समाज की व्यक्तिवादी धारणा को उसने स्वीकार किया है। बेंथम के अनुसार समाज जो है वो व्यक्तियों के संयोग से, यानी समाज किससे बना है? व्यक्तियों के संयोग से, व्यक्तियों से मिलकर के बनी हुई जो है वो एक संस्था होती है।
उसका स्वयं का कोई अलग अपना व्यक्तित्व या उसका जो है वो कोई सावयवी रूप यानी उसका कोई आंगिक रूप है वो नहीं होता। वह कहता है कि व्यक्ति साध्य है और समाज क्या है, एक साधन है। नेक्स्ट उसने व्यक्तिवाद की विशेषता बताई है कि राज्य व्यक्तिवादी धारणा। ये तो थी समाज की व्यक्तिवादी धारणा, अब है राज्य की व्यक्तिवादी धारणा। बेंथम राज्य की जो व्यक्तिवादी धारणा है इसको स्वीकार करता है और ये कहता है कि राज्य जो है वो एक कृत्रिम संस्था है और उसका आधार उपयोगिता है, यानी वह राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है जिसका कि बेस या आधार क्या है, उपयोगितावादी। नेक्स्ट है व्यक्ति के सुखवादी दर्शन को महत्व। बच्चों, बेंथम ने व्यक्ति का जो सुखवादी दर्शन है उसको बहुत महत्व दिया, इम्पोर्टेंस दिया, लेकिन उसका सामाजिक उद्देश्य क्या था, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यानी वह अधिकतम व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख जो है वो प्रदान करना चाहता था। इस आधार पर उसने सामाजिक सुधारों पर भी जोर दिया बेंथम ने। तो ये थे बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत जो है उसकी कुछ विशेषताएं। अब अपन लेंगे बेंथम के जो है वो उपयोगितावाद है उसकी कुछ आलोचना है। बच्चों, बेंथम के उपयोगितावाद है उसकी आलोचकों के द्वारा आलोचना भी की गई। सबसे पहले तो ये कहकर की गई कि उसके उपयोगितावाद के जो सिद्धांत दिया है उसमें मौलिकता का अभाव था तथा मानव प्रकृति की गलत उसने व्याख्या की है। अधिकतम जो संख्या है उसका अधिकतम सुख का जो उसने सिद्धांत दिया ये असंगत है और सुख जो है वो भौतिक न होकर के मानसिक होता है तथा सुखों के गुणात्मक भेद है उसकी उसने उपेक्षा की है। सुखों को मापा नहीं जा सकता, क्योंकि बेंथम ने कहा सुखों को माप सकते हैं जबकि सुखों को जो है वो मापा नहीं जा सकता है। और नैतिकता संबंधी जो दृष्टिकोण है वो जो उसने दिया था वो भी उसका दोषपूर्ण है तथा बहुमत के अत्याचार को प्रोत्साहन मिलता है, यानी उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है उससे बहुमत का जो अत्याचार है उसको प्रोत्साहन मिलता है। साधन की जो है वो पूर्ण उपेक्षा की गई है। इसमें व्यक्ति और समाज की उपयोगिता के बीच उसने सामंजस्य का जो किया उस सामंजस्य का उसमें जो है वो अभाव पाया गया। तो यह कह करके उसके उपयोगितावाद की आलोचना की गई थी। अब अपन लेंगे बेंथम के राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल आइडियाज़। उसके सबसे पहले लेंगे उसमें उसके राजनीतिक विचारों में कि राज्य की उत्पत्ति संबंधी जो है वो उसके क्या विचार हैं। बच्चों, बेंथम ने राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है वह सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है उन दोनों सिद्धांतों का उसने क्या किया, खंडन किया है, यानी उसका जो है उसने विरोध किया, यानी वह दैवीय और सामाजिक समझौते के सिद्धांत का जो है वो विरोध करता है, खंडन करता है। उसके अनुसार, बेंथम के अनुसार जो है वो राज्य क्या है, एक कृत्रिम संस्था है और वह कहता है कि राज्य ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जिसे कि उपयोगिता, यानी उपयोगिता किसके लिए है, व्यक्ति के सुख, उपयोगिता शब्द आया है व्यक्ति के सुख के लिए, उपयोगिता के विकास और स्थायित्व के लिए संगठित किया गया है। यानी वो क्या कह रहा है कि राज्य ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जिसे कि व्यक्तियों के सुख के विकास और स्थायित्व के लिए संगठित किया गया है। फिर नेक्स्ट वो कह रहा है कि राज्य को एक यंत्र की उपमा दी, यानी बेंथम ने राज्य जो है उसको एक यंत्र यानी एक साधन की जो है वो परिभाषा दी है या उसकी उपमा दी है। बेंथम व्यक्तियों को साध्य और राज्य को क्या माना, साधन माना। तो बेंथम ने राज्य को एक यंत्र की जो उपमा तो दी है और उसने जिस प्रकार के एक यंत्र, यानी जिस प्रकार से जो एक यंत्र होता है, एक मशीन होता है, वो किसी उद्देश्य के लिए मात्र एक साधन होता है, वही स्थिति राज्य की होती है। यानी वो कहता है कि कोई भी यंत्र जो है या मशीन जो है उसका उद्देश्य क्या है, मात्र एक साधन होता है कि भाई हमें ये काम करने का क्या है, एक साधन है। वहीं वह कह रहा है कि वही स्थिति, सिचुएशन जो है वो राज्य की होती है। बेंथम के अनुसार जो राज्य की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, यांत्रिक। वो कह रहा है कि राज्य की जो प्रकृति है वो एक तरह से यांत्रिक होती है। नेक्स्ट दिया उसने, राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के सुखों में वृद्धि करना होता है। यानी बेंथम कह रहा है
कि राज्य का एकमात्र उद्देश्य जो है वो व्यक्ति के सुखों में वृद्धि करना होता है। यानी राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों के सुखों में अधिक से अधिक जो है वो वृद्धि करें। वहीं वेपर जो है वो भी ये कह रहा है कि बैंथम का जो राज्य था वो एक ऐसा राज्य नहीं है जिसमें कि स्वतंत्रता को स्वयं एक उद्देश्य माना जाए, या राज्य का उद्देश्य जो है वो अधिकतम सुख है, अधिकतम स्वतंत्रता नहीं। ये कहने वाला विचारक जो था वो वेपर था। बैंथम ने राज्य के सकारात्मक कार्यों का वर्णन करके बच्चों एक लोक कल्याणकारी राज्य का जो है वो प्रतिपादन किया। यानी उसने राज्य के जो सकारात्मक कार्य जो थे, पॉजिटिव जो फंक्शन थे, उनका जो है वो वर्णन किया, और इस प्रकार से वह एक तरह से लोकतंत्र कल्याणकारी जो राज्य है उसका उसने प्रतिपादन किया। नेक्स्ट अपन लेंगे कि वह संप्रभुता संबंधी उसके जो विचार हैं वो राज्य के बारे में क्या है। सबसे पहले इसमें लेंगे राज्य की संप्रभुता का वह समर्थक था। बच्चों, बैंथम जो था वो राज्य है उसको एक संप्रभु संस्था जो है उसने माना, यानी वह संप्रभुता का जो है वो समर्थक था, जिस पर कि स्वयं अपने नियंत्रण के अलावा किसी का भी नियंत्रण नहीं होता। यानी स्वयं अपना ही जो उस पर जो है वो नियंत्रण होता है, किसी और का उस पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, और जिसकी की सत्ता जो है उसके अधीन सभी आते हैं। यानी उसकी सत्ता के जो है वो अधीन सभी जो होते हैं वो आते हैं, जिसने कि राज्य को एक वैधानिक संप्रभु कहा है। यानी उसने जो है वो राज्य को क्या कहा, एक वैधानिक संप्रभु, कानूनी जो संप्रभु है वो कहता है। बैंथम जो है वो राज्य को एक कानूनी या वैधानिक संप्रभु कहता है। बैंथम ने संप्रभुता को बच्चों हॉब्स के समान ही असीमित, अदेय, अविभाज्य भी बताया। यानी वो कहता है कि संप्रभुता जो है वो असीमित है और अदेय है और अविभाज्य है, यानी उसको किसी विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसको किसी को दी नहीं जाती, वह असीमित होती है, तथा उसका जो संप्रभु है वो निरंकुश भी नहीं है। अब अपन लेंगे उसके शासन संबंधी विचार। बच्चों, लोकतंत्र को जो है वो बैंथम ने बहुत ही अच्छी शासन प्रणाली जो है वो बताया है। यानी वो कहता है कि लोकतंत्र जो है वो सबसे अच्छी जो है वो शासन प्रणाली है, तथा उसका जो ये उद्देश्य था कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए कार्य करना। यानी वो कह रहा है कि राज्य का जो है वो एकमात्र उद्देश्य होता है कि वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए जो है वो काम करे। तो ये कहता है कि राज्य का तो एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए, या शासन का जो है या सरकार का जो है वो एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए कि वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए काम करे। नेक्स्ट है प्राकृतिक अधिकारों का खंडन। बच्चों, बैंथम जो है उसने अपने काल में यानी अपने समय में जो प्रचलित प्राकृतिक अधिकार जो थे, उन सभी प्राकृतिक अधिकारों की जो धारणाएं थी, उन सभी धारणाओं का जो है उसने खंडन किया या विरोध किया है, क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों की जो अवधारणा थी ये बुद्धि संगत नहीं थी। क्यों उसने खंडन किया? उसने इसलिए खंडन किया या इसलिए विरोध किया क्योंकि जो प्राकृतिक अधिकारों की जो अवधारणा थी वो बुद्धि संगत नहीं थी। प्रकृति जो थी वो एक अमूर्त सत्ता है, यानी प्रकृति जो है वो एक अमूर्त सत्ता है, और उसके द्वारा व्यक्ति को कोई भी अधिकार दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए जो है वो प्राकृतिक अधिकारों के संबंधी जो सिद्धांत है उसका उसने विरोध किया। उसके अनुसार प्राकृतिक जो अधिकार होते हैं वो बकवास मात्र है। बैंथम कह रहा है कि जो प्राकृतिक अधिकार है, प्राकृतिक समय में जो हमें प्राकृतिक अधिकार दिए गए थे वो बकवास मात्र है। प्राकृतिक जो अधिकार है वो महत्वहीन है, तथा वह कह रहा है कि उसका कोई महत्व ही नहीं है, वह महत्वहीन है क्योंकि उसके इनके उल्लंघन पर यानी जो प्राकृतिक अधिकार है यदि उनका उल्लंघन भी कर दिया जाए तो किसी को कोई दंड भी नहीं दिया जा सकता है। इसलिए जो है वो प्राकृतिक अधिकारों को महत्वहीन कहता है। इस प्रकार प्राकृतिक जो अधिकार होते हैं वो राज्य के द्वारा संरक्षित नहीं होते हैं और वे प्रभावहीन होते हैं, तथा प्राकृतिक अधिकार के जो समर्थक थे उन समर्थकों ने जो है वो इन्हें राज्य से उच्चतर माना है। किसको?
इसको जो है प्राकृतिक अधिकार के जो समर्थक थे उन्होंने राज्य से भी इसको उच्चतर जो है वो माना, यानी उच्च माना है। लेकिन बेंथम का ये कहना है कि राज्य एक सर्वोच्च शक्ति संपन्न संस्था है और उससे ऊपर या उसके विरुद्ध जो है वो कोई भी अधिकार नहीं हो सकते हैं, ये कह रहा है बेंथम। बेंथम जो है बच्चों वो प्राकृतिक अधिकारों की जो उसकी धारणा है वो क्रांति की धारणा का भी समर्थन करती है, यानी उसकी जो प्राकृतिक अधिकारों की धारणा है बेंथम की, वो एक तरह से क्रांति की धारणा का समर्थन भी करती है। तथा वह कह रहा है कि नैतिक एवं वैधानिक जो अधिकार हैं उसके सिद्धांतों की मान्यता। बेंथम जो है बच्चों उसने 2 प्रकार के जो अधिकार है वो सिद्धांतों को मान्यता देता है, यानी वह 2 प्रकार के अधिकारों के जो सिद्धांत हैं उन्हीं को मान्यता देता है, नैतिक अधिकार का सिद्धांत और वैधानिक अधिकार का सिद्धांत। उसके अनुसार उचित अर्थ में अधिकार जो होते हैं वो विधि की देन होते हैं, यानी वो कह रहा है कि उचित अर्थ में जो अधिकार हैं वो किसकी देन है, विधि की देन है। अब लेंगे उसके राज्य के जो हैं वो क्या कार्य है। बेंथम के अनुसार जो है वो राज्य का सबसे पहला कार्य होता है कि सुखों में वृद्धि करना, यानी वो राज्य को जो है वो सुखों में वृद्धि करना का एक माध्यम समझता है। उसका जो राज्य है वो एक तरह से नकारात्मक राज्य है तथा दंड विधान के द्वारा जो समाज विरोधी कार्य है उसको रोकता है और राज्य जो है वो व्यक्तिवादी है। वहीं कैटलिन कह रहा है कि व्यक्तिवादी और लेसे फेयर, यानी उसका जो सिद्धांत है उसने जो व्यक्ति लेसे फेयर का जो सिद्धांत है वो भी उसके सिद्धांतों को कहा जाता है। तो अब है विधि या कानून पर उसके विचार। कानून का स्रोत जो है वो बेंथम राज्य को ही मानता है और कानून जो है उसके संप्रभु के आदेश होते हैं। बेंथम ये कह रहा है कि जो भी कानून है वो संप्रभु के आदेश है। कानूनों को अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के लिए जो है वो काम करना ही उसका उद्देश्य होना चाहिए। बेंथम एक सुधारक के रूप में, बच्चों बेंथम ने बहुत सारे जो है वो समाज सुधारक के रूप में भी अपने कार्य किए हैं, इसलिए उसको एक समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। बच्चों बेंथम जो था वो मूलतः एक व्यवहारिक सुधारवादी चिंतक था। सबसे पहले जो है उसने अपने सुधार कार्यों में जो है वो शासन संबंधी जो सुधार योजनाएं जो थी चलाई, वे कौन कौन सी थी। सब तो बच्चों बेंथम जो था उसने राजतंत्र के स्थान पर एक लोकतांत्रिक गणराज्य की जो स्थापना है वो की जानी चाहिए, इसकी जो सिफारिश है वो उसने की थी। तथा उसने ये कहा कि संसद जो है वो एक सदनीय बनाया जाना चाहिए, द्विसदनीय के स्थान पर जो है वो संसद को एक सदनीय बनाया जाना चाहिए। तथा जो चुनाव हो वो भी वार्षिक होने चाहिए, यानी वार्षिक चुनाव की जो पद्धति है उसको अपनाया जाना चाहिए। वैक्स नागरिकों को, यानी जो पुरुष, वैक्स नागरिकों में कौन आ रहे हैं, पुरुष जो है उनको जो है वो मताधिकार प्राप्त होना चाहिए, यानी बेंथम जो है वो पुरुषों को मत का अधिकार देने के पक्ष में था। महिला के जो मताधिकार है उसके पक्ष में वह नहीं था, यानी महिलाओं को मत देने के पक्ष में वह नहीं था कि महिलाओं को भी मत देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, इसके वह पक्ष में नहीं था। सिर्फ पुरुषों को जो है मताधिकार देने के पक्ष में था। तथा उसने कहा कि गुप्त मतदान की जो प्रणाली है वो अपनाई जानी चाहिए, यानी मतदान की जो प्रणाली है, सिस्टम जो है वो गुप्त होना चाहिए। गुप्त मतदान का जो प्रणाली है वो अपनाना चाहिए। तथा कानून का जो निर्माण है वो भी उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। तो ये थे उसके शासन संबंधी जो है वो विचार या उसकी जो है योजनाएं, शासन संबंधी जो उसके सुधार के जो है वो क्या क्या थे वो। अब अपन लेंगे उसके न्याय प्रणाली में सुधार संबंधी उसके सुझाव। बच्चों बेंथम ये कह रहा है कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो उनकी योग्यता, निष्ठा और चरित्र के आधार पर की जानी चाहिए। तथा जो न्याय है वो भी सस्ता होना चाहिए और बिना विलंब के प्राप्त होना चाहिए, यानी सभी को सस्ता होगा तो सभी व्यक्तियों को जो न्याय है वो प्राप्त हो सकेगा और बिना विलंब के भी वो प्राप्त होना चाहिए, यानी उसमें विलंब नहीं होना चाहिए।
तथा एक न्यायिक बेंच में जो है वो एक ही न्यायाधीश होना चाहिए। वो कह रहा है कि एक जो न्यायिक बेंच है उसमें एक न्यायिक होना चाहिए ताकि वह अधिक उत्तरदायित्व के साथ जो है वो न्याय का काम है वो कर सके। बेंथम का यह कहना था या उसका ये विचार था कि जब एक बेंच में एक से अधिक न्यायाधीश होंगे तो वे उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से जो है वो अपना काम करेंगे। इसलिए जो है वो उसने कहा कि एक न्यायिक जो बेंच है उसमें एक न्यायाधीश होना चाहिए तथा वह न्यायाधीश की जो निरंकुशता है यानी न्यायाधीश है उसकी निरंकुशता से बचने के लिए उसने जूरी प्रणाली को लागू करने के पक्ष में था। यानी वह कह रहा है कि न्यायाधीश की निरंकुशता से बचने के लिए जूरी जो प्रणाली है उसको लागू किया जाना चाहिए। तो ये थे उसके न्याय प्रणाली में सुधार संबंधी सुझाव। नेक्स्ट लेंगे अपन दंड व्यवस्था और जेल सुधार। बच्चों बेंथम ने जो है वो दंड व्यवस्था और जेल संबंधी जो सुधार है वो भी बहुत कुछ उसमें उसने किया है। सबसे पहले कहा है कि उसने जो फौजदारी कानून है वो मानवोचित होने चाहिए तथा अपराध जो है वो अधिक दंड नहीं दे यानी अपराध से अधिक जिस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस अपराध से अधिक यानी उससे ज़्यादा जो है उस व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाना चाहिए तथा अपराध का जो निर्णय है वो भी आनंद व पीड़ा के मापदंड से करना चाहिए कि अपराध के उसने किस प्रकार से कौन सा अपराध किया है तथा कैसा किया तो उसमें जो वो उसका निर्णय है वो भी आनंद और पीड़ा के मापदंड से उसको करना चाहिए। बेंथम कह रहा है कि बच्चों कि दंड देते समय जो है वो उस व्यक्ति को जो है वो कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए यानी दंड देते समय जो है वो शासक को जो है वो कुछ निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना चाहिए। यानी अपराध किस प्रकार का है कि अब व्यक्ति ने जो अपराध किया है उसका अपराध किस प्रकार का है, कौन सी श्रेणी में वो अपराध आता है तथा वे कौन सी जो परिस्थितियाँ थी जिनमें कि अपराध किया गया यानी वो अपराध करने के लिए जो है वो व्यक्ति जो था विवश हुआ उस अपराध को करने के लिए कि उसकी वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण उसने ये अपराध किया तथा उस अपराधी का जो है उद्देश्य क्या था यानी उस अपराध करने का जो था वो उस व्यक्ति का क्या एम था, किस एम से उसने ये अपराध किया, इस बात का भी उसको ध्यान में रखना चाहिए तथा अपराध से किस प्रकार के व्यक्ति को हानि पहुंची है यानी उसने जो अपराध किया है व्यक्ति ने उसके अपराध करने से किस प्रकार के व्यक्ति को जो है नुकसान पहुंचा है या हानि पहुंची है, इस बात का भी जो है उसको ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों बेंथम जो था वो समा के विरुद्ध था यानी जो अपराधी को जो है वो समा देने के वो विरुद्ध था, उसको माफ़ी जो है वो देने के विरुद्ध था तथा उसने बच्चों जेल के लिए जेल में जो है वो सुधार करने के लिए जो है वो एक पैनोप्टिकन जो योजना है वो भी बनाई। पैनोप्टिकन योजना जो थी उसके अनुसार जो है वो बेंथम जो था बच्चों उसके जो जेल है वो एक गोलाकार थी यानी वो कह रहा है कि जेल है वो एक गोलाकार हो जिसमें कि सेंटर में जो है वो जेलर जो है वो बैठा बैठा जो है वो अपराधियों को जो है वो देखता रहे। ये इस प्रकार की जो योजना है वो उसने बनाई जिसको पैनोप्टिकन योजना कहते हैं। अब है शिक्षा की योजना में उसने क्या सुधार किए। बच्चों बेंथम जो था वो गरीब और अनाथ बच्चों के जो हेतु है वो शिक्षा होनी चाहिए यानी शिक्षा को जो है उसने दो प्रकार डिवाइड किया बांटा। सबसे पहले थी गरीब और अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा, दूसरी मध्यम और उच्च वर्ग के बालकों के लिए शिक्षा। बच्चों बेंथम जो था वो मॉनिटर पद्धति जो थी शिक्षा में उसका वह बहुत ही समर्थक था। उसने जनसाधारण की जो शिक्षा है उस पर ज़्यादा जोर दिया तथा राज्य के द्वारा शिक्षा देने की जो है वो बात कही यानी जो शिक्षा है वो राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए तथा उसने भारत की जो शिक्षा पद्धति है उस पर भी बेंथम की जो शिक्षा पद्धति है उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है तथा वह गरीब और अनाथ यानी पहले वर्ग की जो शिक्षा है उसके लिए जो है वो उसने बौद्धिक और जो निःशुल्क हो और अनिवार्य जो शिक्षा है वो होनी चाहिए, इस बात पर भी उसने जो है वो जोर दिया था तथा दूसरे वर्ग की जो शिक्षा है वो तर्क वाली हो, इस प्रकार की जो शिक्षा है वो होनी चाहिए। फिर उसने कहा है कि आर्थिक सुधार यानी आर्थिक क्षेत्र में जो है उसने किस प्रकार से सुधार किया। बच्चों बेंथम जो था वो अर्थशास्त्री जो थे एडम स्मिथ उसके बहुत बड़े अनुयायी थे तथा उसने
अबाध व्यापार का जो है वो कट्टर समर्थक था। बेंथम जो था वो अबाध व्यापार है उसका वो बहुत बड़ा कट्टर समर्थक था, तथा सरकार को जो है वो मांग और पूर्ति के जो नियम हैं उनमें से कम जो है वो हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी वह कह रहा है कि सरकार को मांग और पूर्ति के नियमों में कम से कम उसको इंटरफियर करना चाहिए। तो ये थे बेंथम के सुधार संबंधी कार्य, या उसके जो है अपने शासन संबंधी, न्याय संबंधी, शिक्षा संबंधी और आर्थिक जो सुधार संबंधी या दंड व्यवस्था या जेल सुधार संबंधी जो है उसके क्या क्या कार्य थे, ये था बेंथम। तो इस तरह से हमारा पूरा बेंथम का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाता है।